सो हे वेलकम टू फार्मिस ब्लैक इक्विटीज। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम रिमेनिंग फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना। प्रोविजन क्या है इस एक्ट का? फर्स्ट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग में कंट्रोल लाना एंड रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड, ठीक है, फिर सेल्स ऑफ ड्रग और लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग। तो यूनिट फर्स्ट में हम इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट टू में सेल्स एंड लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट मतलब कि कहीं से भी इंपोर्ट करवाना, वो स्टेट से इंपोर्ट हो सकता है, सिटी से इंपोर्ट हो सकता है, कंट्री से इंपोर्ट हो सकता है। इट मीन्स टू ब्रिंग एनी ड्रग कॉस्मेटिक टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन, या फिर स्टेट टू स्टेट भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये कॉस्मेटिक इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ये प्रोविजन आते हैं। तो क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहाइबिटेड फ्रॉम द इंपोर्ट। किस तरह के ड्रग इंपोर्ट करना प्रोहाइबिटेड है, मतलब कि मना है, ठीक है ना। तो एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच आर नॉट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कोई ड्रग नहीं है तो वो प्रोहाइबिटेड है इंडिया में इंपोर्ट करवाना, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड हो गया हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्टर ड्रग या फिर स्पूरियस ड्रग को इंपोर्ट करवाना बैन है। फिर थर्ड हो गया, और जो इसके लिए जो लाइसेंस लगता है ना किसी चीज़ को इंपोर्ट करवाने के लिए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो भी नहीं इंपोर्ट करवा सकते आप बिना लाइसेंस के। एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग दैट ट्रू फॉर्मूला इज लिस्टेड, एक्टिव इंग्रेडिएंट विच दिस थ्रू क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज एंड डिस्प्लेड ऑन द लेबल एंड कंटेनर्स प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब ऐसे कोई ड्रग जिनके पीछे की लेबलिंग में इंग्रेडिएंट नहीं है, या फिर जो असलियत में इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो अच्छे से क्वांटिटी या क्वालिटी में डिस्क्राइब नहीं है, तो वो भी हम इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। या ऐसा ड्रग जो क्लेम कर रहा हो गलत है, या ऐसी डिजीज़ को ठीक कर देगा जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुआ है ऐसा ड्रग, तो वो जैसे कि शेड्यूल टी में बताया था मैंने। T4 क्या था? T4 था ट्री, ट्री था ना, ठीक है। ट्री था, ट्री में क्या था? कोरेक्स टी, और वो नारकोटिक है, मतलब ऐसे ड्रग जो नारकोटिक या फिर नशीली वाली चीज़ें वो शेड्यूल टी में आते हैं। तो ऐसे ड्रग जो ऐसी डिजीज जो ठीक कर रहा होगा, जो कि अभी तक पता ही नहीं चला है हमें कि ऐसी कोई ड्रग इन्वेंट हो चुकी है, और या फिर शेड्यूल टी के ड्रग इंपोर्ट करे तो वो बैन है। एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोहाइबिटेड इन कंट्री ऑफ ऑरिजिन। मतलब जहाँ से आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, जो चीज़ आप इंपोर्ट करवा रहे हैं उस कंट्री में अगर वो चीज़ बैन है तो आप उसको भी इंपोर्ट नहीं करवा सकते, या फिर हमारे कंट्री में बैन है तो हम इंडिया में ऑब्वियसली बैन है तो कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग इंग्रेडिएंट विच में रेफर अनसेफ है जो चीज़, या फिर हार्मफुल है हमारे लिए, उसको आप नहीं करवा सकते इंपोर्ट। फिर हमारा लास्ट है एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच इंपोर्ट इज प्रोहाइबिटेड बाय द रूल्स में प्रोहाइबिटेड है तो उसको भी आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते। तो इंपोर्ट लाइसेंस, तो कैसे हम लाइसेंस या फिर परमिट को ले सकते हैं, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस या परमिट है तो उसके अंडर कंडीशन कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। सी मतलब कैट, कैट मतलब क्या था? पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल। तो ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 ओनली, तो ऐसे ड्रग जो C और C1 में आते हैं उन्हीं को हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। दूसरा, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, एक्स क्या था? एक्स में ट्री मतलब कोरेक्स टी मतलब नार्कोटिक वाली चीज़ें। सी ए ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, मतलब सपोज करो आप कोई ड्रग का एग्जामिनेशन करना चाहते हो, बेच नहीं रहे हो, बस टेस्ट करना चाहते हो उस पर कुछ, तो उस तरह के ड्रग को आप इंपोर्ट करवा सकते हो अंडर सम पेपर वर्क्स, ओके। डी ड्रग फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कुछ इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से लाइसेंस या परमिट लगता है, तो वो कैसे ले सकते हैं हम। और ई है एनी न्यू ड्रग, मतलब ऐसा कोई ड्रग है जो नया है वो इंपोर्ट आप करवा सकते हो, तो उसके लिए भी अंडर पेपर वर्क में आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो। तो फर्स्ट हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। C1 वाले क्या थे? कैट, पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल वाले ड्रग। तो इस पर कुछ नीचे पढ़ेंगे हम। द लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड शेड्यूल C एंड C1 ड्रग रिक्वायर्ड फॉलोइंग कंडीशन चाहिए होते हैं लाइसेंस सी। अब स्पेलिंग देखना आप, स्पेलिंग इनके ना अलग अलग होते हैं। जैसे कि लाइसेंस सी मतलब होता है जिस बंदे के पास लाइसेंस है उसको कहते हैं लाइसेंस सी। अब वो SEE भी लिख सकते हो आप, CEE भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग डाल रखे हैं मैंने सिर्फ समझने के लिए। तो जो बंदे के पास लाइसेंस है वो मस्ट हैव एडिक्वेट सूटेबल फैसिलिटी, स्टोरेज के लिए अच्छे से सूटेबल जगह होनी चाहिए। उनके पास रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि सेल्स की रिकॉर्ड, आपने किसको बेचा, कहाँ गया, कितने बंदों ने उसको उस पर वर्क करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ऑफ द पर्सन हु हैव बीन सोल्ड, जिसके पास सोल्ड हो रहा है उसकी भी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। लाइसेंसी मतलब जिसके पास डिग्री है। मस्ट हैव इंस्पेक्टर, मतलब आप अलाउ करो इंस्पेक्टर को ताकि वो इंस्पेक्ट कर पाए आपके प्रीमाइसेस, मतलब कि जो वादे हैं। वेयर इंपॉर्टेंट ड्रग आर स्टोर्ड एंड चेक, और मतलब कहाँ पे आपने इसको स्टोर कर रखा है और वो उसको चेक कर पाए, ठीक है। मतलब जो भी इन्विजिलेटर बाहर से आएगा। द रिकॉर्ड्स द एंड टू टेक द सैम्पल्स, और उसको अलाउ करें कि आप टेस्ट का सैंपल ले सकते हो, और उसको क्यों ले सकते हो? एनालिसिस के लिए, ठीक है ना, एनालाइज करने के लिए। फिर हमारा फोर्थ है लाइसेंसी के पास सप्लाई द सैंपल ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑल बैचेस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस नॉट सील टेस्ट, मतलब जब तक के लिए टेस्ट हो रहा होगा ना आपका प्रोडक्ट, तब तक के लिए आप उस चीज़ को बेच नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ इंपोर्ट आपने करवाया ना, जब तक वो टेस्ट ना हो जाए आप उसको बेच नहीं सकते। फिर आपका है द इंपोर्ट लाइसेंस में बी कैंसल्ड और सस्पेंडेड, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपका रुक भी सकता है थोड़े टाइम के लिए, या फिर कैंसिल भी हो सकता है, ओके, या सस्पेंड भी करा जा सकता है हमेशा के लिए। फिर भी आता है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, मतलब नारकोटिक वाली चीज़ें। तो नारकोटिक वाली चीज़ें क्या है, इनमें किनके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सब कुछ सेम होनी चाहिए, बस थोड़ा सा एडिशनल में बता रहा हूँ। लाइसेंस
इज़ नेसेसरी, लाइसेंस तो होना इंपॉर्टेंट एंड लाइसेंसी मतलब जिसके पास लाइसेंस है उसके पास स्टोरेज के लिए अच्छे से एडुकेट फैसिलिटीज़ हो। दूसरा, लाइसेंसी ग्रांट इवन बिफोर शुड नॉट बी सस्पेंडेड और कैंसिल, मतलब जो लाइसेंस आपके पास है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, या सस्पेंडेड में नहीं पड़ा होना चाहिए और कैंसल्ड हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार होता है ना सस्पेंशन में चला गया फिर भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इलीगल में माना जाएगा। थर्ड है आपका एप्लीकेंट मस्ट बी रेप्यूटेबल इन द ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब आप जो भी कुछ फॉर्म चला रहे हो, फॉर्म FIRM मतलब कि कंपनी आप जो भी चला रहे हो रेप्यूटेबल होनी चाहिए ट्रेड बिजनेस या फिर ऑक्यूपेशन में, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो आप एक रेप्यूटेबल पर्सन होने चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ऑफ स्मॉल ट्रक, मतलब कि टेस्ट करने के लिए आप कोई भी चीज़ छोटी सी सैंपल से मंगवा रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, सेम सब कुछ सेम है। द लाइसेंसी मस्ट यूज़ इंपोर्टेड ड्रग एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस विच दे आर इंपॉर्टेंट, मतलब जिस पर्पस के लिए आप मंगा रहे हो उसी पर्पस के लिए उस ड्रग को आप यूज़ करो, इसलिए ये कहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, लाइसेंस मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाओ, शोइंग पर्टिकुलर ऑफ देयर क्वांटिटीज़, मतलब कहाँ कितने क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो, कौन बना रहा है नहीं, मतलब मैन्युफैक्चर कब बना रहे हो, कब इंपोर्ट कर रहे हो, डेट सब कुछ रिकॉर्ड अच्छे से बना कर रखो। तो ये इंपोर्ट करने के लिए अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 11 में आपको फिल करके सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर्म 11 याद करना, फॉर्म 11 टेस्ट करने के लिए 11 है ना, ये स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 थी और उसमें टेस्ट करते हैं तो उससे आप याद कर सकते हो, इंपोर्टेड अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 11। फिर आता है D, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ आप इंपोर्ट करवाते हो तो रिक्वायरमेंट क्या होगी उसकी, द ड्रग मस्ट बी बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, मतलब कि असली होना चाहिए। पर्सनल यूज़ के लिए कोई मतलब कोई रीज़न उसका होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो कि मुझे तो ये है, तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करोगे और पूरा प्रूफ होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए पर्सनल यूज़। द क्वांटिटी शुड बी रीजनेबल, क्वांटिटी आप जो मंगा रहे हो, जैसे मान लो कि 5 ग्राम 2.5 ग्राम पर डे लेना है तो आपने 1 किलो मंगवा लिया, तो रीजनेबल अमाउंट में भी मंगाना है आपको, ये नहीं कि ज़्यादा मंगा रहे हो। द क्वांटिटी शुड बी रीजनेबल एंड कवर्ड बाय RMP, मतलब कि जो बंदा आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहा है उस बंदे से लिखा होना चाहिए। द ड्रग शैल बी डिक्लेयर ऑन द कस्टम्स अथॉरिटी इफ़ दे डायरेक्टली शो, तो ये कस्टम जो अथॉरिटी होते हैं ना वो आपको डिक्लेयर करके भेजे कि हाँ आप जो मंगा रहे हो वो सही है, तो एकदम डिक्लेरेशन होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास। फोर्थ आता है आपका मोर देन 100 डोजेज आर इंपोर्टेड विथ लाइसेंस अप्लाइंग इन फॉर्म, अगर आप कुछ दिनों के लिए मंगा रहे हो तो ठीक है, पर मान लो क्या पता आपको 100 डोजेज से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस फॉर्म नंबर B, ठीक है ना, फॉर्म नंबर 12 होना चाहिए, 12A एंड 12B में आप जाके रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ से आप मंगवा सकते हो 100 डोज से भी ज़्यादा। फिर आता है इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग है उसको आप मंगाना चाहते हो तो कैसे मंगा सकते हो, लाइसेंस तो इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इन तीनों में ज़्यादा फोकस देना है, क्वालिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। लाइसेंस C है, मतलब जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है ना, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि क्या बता रहा हूँ कि क्वालिटी और प्योरिटी और स्टैंडर्ड उसकी अच्छी है। फिर आता है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीवियस रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग जो जिनको छूट है, ठीक है, जिनको छूट है इंपोर्ट करवाना बिना लाइसेंस के अंडर, तो ये किस तरह के ड्रग होंगे आप देखते हैं किस तरह के ड्रग है। सब्सटेंस नॉट इंटेंटेड फॉर मेडिकल यूज़, मतलब कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होना चाहिए जिससे कोई बीमारी ठीक हो रही हो, ठीक है ना, बीमारी ठीक हो रही हो ऐसी कोई ड्रग नहीं होनी चाहिए, मतलब मेडिकल यूज़ में नहीं हो, ऐसी सब्सटेंस जो मेडिकल लाइन में यूज़ ना हो वो वाली सब्सटेंसेज, जैसे कि आप फूड एंड ड्रग्स इस तरह की चीज़ें। फॉलोइंग सब्सटेंस विच आर यूज बोथ एज आर्टिकल ऑफ फूड एंड ड्रग की तरह इसको यूज़ हो, जैसे कि क्या है, पाउडर्ड मिल्क पाउडर होता है ना हमारा, जैसे अमूल सेरेलैक ये सब हो गया, फॉरेक्स ओट्स लैक्टोलोज, नॉट फॉर पेरेंटल यूज़ नहीं, खाने के लिए सिर्फ पेरेंटल यूज़ नहीं लेते इन्हें, तो ये C and C1 जैसे ही हो गया, पर ये इसको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे ही इंपोर्ट करवा सकते हो। और क्या हो गया, मसाले जैसे कि सिनेमन्स, पेपर, जिंजर एंड अदर कॉर्डिमेंट एंड स्पाइसेस, ठीक है ना, इनको भी आप मंगा सकते हो विदाउट लाइसेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रग एग्जेम्प्टेड मतलब होता है छूट, बिना किसी के अथॉरिटी के मंगा सकते हो आप, ठीक है ना, ये इजी है आपको याद हो जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग, कुछ फॉर्म्स के एग्जांपल है यहाँ पे ताकि इंपोर्ट करने पे यूज़ होए। तो फॉर्म 8 और 8 है, 8 क्यों यूज़ होगा, ऐसे ड्रग जो C और C1 के अंदर होते हैं, मतलब C मतलब कैट मतलब पेरेंटल और नॉन पेरेंटल ऐसे ड्रग्स, ठीक है ना। 8A क्या बोलती है, ऐसे ड्रग जो शेड्यूल X मतलब कहता है एक्स में ट्री मतलब कोरेक्स टी मतलब नारकोटिक वाले ड्रग, ओके, ऐसे ड्रग जो नारकोटिक में आए वो शेड्यूल X में आते हैं, मतलब अगर नॉन नारकोटिक है तो फॉर्म A फिल करोगे आप, अगर नारकोटिक है नशे वाली चीज़ है तो 8A फिल करोगे आप। अब फॉर्म 9 क्या है, फ्रॉम द अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी एप्लीकेशन फॉर द इम्पोर्ट लाइसेंस, ठीक है ना। फॉर्म ये इस फॉर्म में क्या है, अंडरटेकिंग और टू अ कंपनी के लिए। ये फॉर्म 10 क्या है, लाइसेंस टू इंपोर्ट शेड्यूल C एंड C1 ड्रग ओनली है, मतलब अगर C और C1 ड्रग सिर्फ ओनली यही है तो आप फॉर्म 10 भरोगे, ये फॉर्म 8 की तरह है ये, पर वो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस है, मतलब लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन है वो, पर ये क्या है फॉर्म 10 क्या है, लाइसेंस टू इंपोर्ट करवाने के लिए, मतलब लाइसेंस के लिए भी एप्लीकेशन भरोगे आप, पर यहाँ पे लाइसेंस मिल गया है आपको, इंपोर्ट करने वाला लाइसेंस है ये, शेड्यूल C एंड C1 ड्रग के लिए बस। फॉर्म 10A क्यों भरोगे, सेम वही है एक्स ड्रग्स के लिए, मतलब कि नार्कोटिक ड्रग के लिए आप ये वाला फॉर्म भरोगे, पर ये लाइसेंस टू इंपोर्ट है, याद रखना, लाइसेंस टू इंपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस अलग अलग चीज़ है। एक तरह से एग्जांपल दूँ तो आप
आप क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन दे रहे हो ताकि आपको छुट्टी ग्रांट हो पाए। ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, मतलब फॉर्म 8 हो गया। सपोज एग्जांपल है 11 लैंग्वेज। अब प्रिंसिपल ने आपको दे दिया है छुट्टी, ठीक है ना, लिख के दे दिया कि हाँ यू कैन लीव नाउ, आप छुट्टी ले सकते हो। तो अब जाओगे आप गार्ड को दिखाने के लिए, ये मतलब जो आपको मिला यू कैन लीव नाउ, जो पेपर मिला है आपको, वो आपका एक लाइसेंस है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखा सकते हो। तो वो डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे समझो। फॉर्म 10 है क्या था, लाइसेंस टू इम्पोर्ट शेड्यूल एक्स ड्रग्स। फॉर्म 41 क्या है हमारा, 41 क्या हमारा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी इशूड फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया। मतलब ऐसा सर्टिफिकेट है ये जो कि इशू करवाया गया है किसी भी चीज़ को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करवाने के लिए, ठीक है। फॉर्म 41 फिल करते हैं। बोथ द इम्पोर्ट ड्रग एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर पीरियड 3 सालों के लिए होता है ये वैलिड, याद रखना। चाहे वो लाइसेंस हो या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। एज अ जैसे कि एग्जांपल ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप कह सकते हो, तो उसको भी रिन्यूअल करवाना पड़ता है ना, ऐसे ये भी है। फिर ऑफेंस क्या है, मतलब मान लो आपके पास नहीं थे, क्या नहीं थे, लाइसेंस नहीं था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, एप्लीकेशन नहीं था, तो ऑफेंस मतलब आपने क्राइम कर दिया है, ऑफेंस कर दिया है। अब यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगेगी आपको। सपोज करो आपने एडल्ट्रेटेड ड्रग मंगाया, स्पूरियस ड्रग मंगाया, या फिर अनसेफ कॉस्मेटिक वगैरह बनाया है, ठीक है ना, मतलब कि आपने क्या क्या शेड्यूल को बिगाड़ा है, शेड्यूल C1 एंड X को बिगाड़ा है, ठीक है ना। या फिर स्पूरियस ड्रग इसमें आ रहा था हमारा, स्पूरियस ड्रग इनमें ही तो आ रहा है। तो इनमें क्या होगा पेनल्टी, अगर आपने पहली बार कराया, मतलब कि फर्स्ट कन्विक्शन है, मतलब आपने अभी तक पहली बार कराया लाइफ में, गलती ही सही पर आपने पहली बार कराया है, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 5 साल तक का 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर ये दूसरी बार है तो सब कुछ डबल हो जाएगा, मतलब 3 साल का था तो 5 साल या 6 साल हो जाएगा, 5 था तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड कन्विक्शन में। दूसरा क्या है, इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक अदर देन रेफर्ड अबव द इंपोर्ट ऑफ विच इज़ प्रोहाइबिटेड। ऐसे ड्रग या कॉस्मेटिक जो कि आपने इंपोर्ट करवा लिया जो कि प्रोहाइबिटेड थे, ठीक है ना, अदर देन रेफर्ड थे, तो ये अगर पहली बार करोगे तो 6 साल तक की जेल, ठीक है, क्या है, सॉरी 6 मंथ तक की जेल है और 500 रुपये जुर्माना है। और दूसरी बार करोगे तो डबल हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 12, मतलब कि 1 साल की जेल और 1,000 का जुर्माना, ठीक है। फिर थर्ड होता है इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रावेशन, ठीक है। कॉन्ट्रावेशन क्या होता है, नियम या कानून को भंग करना। विच प्रोविजन फॉर द नोटिफिकेशन इशूड अंडर 10A। 10A क्या था, ये रहा, लाइसेंस टू इंपोर्ट शेड्यूल एक्स ड्रग ओनली, ठीक है ना। इनको अगर कोई भंग करता है, मतलब कि नारकोटिक वाली चीज़ों को कोई मंगाता है, उसका उल्लंघन करता है, तो अगर पहली बार कर रहे हो तो 3 साल की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार कर रहे हो तो 5 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना। ये था बहुत ईजी, कन्वेक्शन एंड द पेनल्टीज़, सॉरी क्या कह रहा है मैंने, कन्वेक्शन नहीं, ऑफेंस। फिर अब आपका है लास्ट टॉपिक, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ये क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मतलब कि तैयार करना, तो उसके लिए भी कुछ लॉ है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेशन ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक इंक्लूड एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, मतलब कि ऐसे ड्रग कॉस्मेटिक को या तो बनाना या तो उसको बदलना उसके शेप को, या फिर निखारना मतलब ऑर्नामेंटिंग करना, या फिर फिनिशिंग करना, उसका पॉलिश करना, पैकिंग करना, लेबलिंग करना, ब्रेकिंग अप अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक फॉर सेल या डिस्ट्रीब्यूशन बट डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग। ये मैंने पहले भी कवर अप करवा रखा है, मतलब कि इनमें से आप कुछ भी करो ये सब मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। पर अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो कंपाउंडिंग मतलब काट के डिस्पेंस करके देना, इस कॉल्ड कंपाउंडिंग, तो वो नहीं आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये याद रखना। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो, ओके। अब प्रोहिबिटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग। कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्रोहाइबिटेड है मैन्युफैक्चर करना या फिर सेल करना, वो क्या है, अंडर सम कंडीशन। तो नीचे कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स दे रखी है जो कि प्रोहाइबिटेड टू बी मैन्युफैक्चर या फिर सोल्ड करना प्रोहाइबिटेड है। तो फर्स्ट एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज सब स्टैंडर्ड, मतलब उसकी स्टैंडर्ड लो है, मिस ब्रांडेड है, ऑल्टर्ड है, तो ये एडल्ट्रेटेड मिक्स है, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि जेन्युइन नहीं है या फिर लो क्वालिटी है, ठीक है ना, डी बेस है, ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करें तो एडल्ट्रेटेड कराते हैं, या फिर स्पूरियस है। तो ये सब क्या है, बनाना, मैन्युफैक्चर करना या सेल करना, ये क्या है आपका एक बैंड है, प्रोहाइबिटेड है। दूसरा क्या है, एनी पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब ऐसे चीज़ें बेचना, ऐसे ड्रग बेचना जहाँ पे इंग्रेडिएंट अच्छे से आपने बताया नहीं है या फिर जितना डाल रखा है उतना नहीं बताया आपने, तो मिस इन्फॉर्मेशन है ये, तो ये भी बैंड है, ठीक है ना, इसके लिए भी सज़ा मिल सकती है आपको। दूसरा क्या है, तीसरा है ड्रग क्लाइंबिंग फॉर एक्यूरेट क्योर, क्लेमिंग आएगा, सॉरी, ओके। अगर कोई ड्रग क्लेम कर रही है कि हम आपको 3 दिन में गोरा कर देंगे या फिर हम मोटापा 3 दिन में घटा देंगे, बढ़ा देंगे, लाइक ऐसा जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो भी एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोहाइबिटेड है, मतलब मना कर रखा है। ऐसे ऐसा चीज़ मैन्युफैक्चर करना जो कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट डलाओ जिसके अंदर, वो भी प्रोहाइबिटेड है, इसके लिए सजा हो सकती है, पेनल्टीज इसके लिए भी हैं। एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ड्रग और कॉस्मेटिक विच हैज़ बीन इंपोर्टेड इनटू आवर कंट्री इन कॉन्ट्रावेशन, मतलब कि ऐसे ड्रग जो कि आपने कॉन्ट्रावेशन करके इंडिया में लाया है, मतलब कि कानून का उल्लंघन करके इंडिया में लाया है, तो प्रोविजन एक्ट एंड रूल के तहत आपको सजा भी हो सकती है और पेनल्टीज भी लगेंगी आपके ऊपर, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, तो फॉर ग्रांट अ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
ड्रग मतलब कि लाइसेंस कैसे पाया जाए और किस चीज़ का लाइसेंस पाया जाए, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग का लाइसेंस कैसे पाया जाए। तो दो तरह के होते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, बिफोर लाइसेंस ग्रांट, ठीक है ना, कंडीशन ऐसे कंडीशन जो लाइसेंस मिलने से पहले हो। कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब कि कंडीशन आफ्टर द लाइसेंसिंग ग्रांट। तो टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ लाइसेंस, अलग अलग तरीके के लाइसेंस रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मान लो आप सी और सी वन तरह सी एंड सी वन के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मतलब क्या है सी एंड सी वन का, ये मतलब कि ऐसे ड्रग जो पेरेंटल है या फिर नॉन पेरेंटल है। सी फॉर कैट, कैट मतलब पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल ड्रग्स। तो इसके लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है। दूसरा क्या होगा, एक्स ड्रग्स मतलब कि नार्कोटिक वाले ड्रग्स। तीसरे वाले क्या, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स दैट 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 देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ऐसे ड्रग जो कि इनमें स्पेसिफाइड नहीं है। किसके अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, सी वन एंड एक्स के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। तो ऐसे ड्रग को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो इनके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट के लिए, मान लो सपोज करो आपको कुछ टेस्ट करना है, कोई भी हो सकता है वो ड्रग, तो उसके लिए आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, मान लो कोई नया ड्रग आपको बनाना है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा। अब ये मेन है लोन लाइसेंसिंग और रीपैकिंग लाइसेंसिंग, ये बहुत ईजी भी है, तो आगे आने वाले टॉपिक में कवर अप करूँगा मैं। लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी एंड सी वन मतलब कि पेरेंटल नॉन पेरेंटल ड्रग के लिए लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे मिलेगा। तो ये क्या होगा, कुछ कंडीशन बता रहा हूँ। अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइसेंसिंग एक्टिविटी ऑन एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम फॉर्म नंबर 27 को भरेंगे आप कुछ फीस देके, ठीक है ना। आप 24 फॉर्म नंबर 27 क्या है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट एंड रिन्यूएबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो होता है ना, अब या तो आपके पास पहले से भी हो सकता है लाइसेंसिंग पर एक्सपायर्ड हो जाते हो, तो या तो रिन्यूअल वाला लाइसेंस होगा या फिर नया आप बनवा रहे हो, तो दो तरह के लाइसेंस हो गए। तो फॉर्म नंबर 27 फिलअप करके आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का, याद रखना 27 रोल नंबर 27 मतलब फॉर्म नंबर 27 सॉरी। फिर दूसरा क्या होता है, लाइसेंस प्रीमाइसिस मतलब वादे, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सपोज करो एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मैंने बोला कि आपको एक गाड़ी रखने के लिए क्या क्या प्रीमाइसिस पूरी करनी पड़ेंगे, क्या क्या मतलब निखरना पड़ेगा मेरे वायदों पे, क्या कहते हैं इसको। फिर जैसे कि सपोज करो एक आपको गाड़ी के लिए घर चाहिए, ठीक है ना, मतलब कहाँ पार करोगे वो होना चाहिए आपके पास। या फिर प्रीमाइसिस मतलब खरा उतरना, इसको एक एग्जांपल ले लो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो लाइसेंस प्रीमाइसिस मस्ट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीएमपी, मतलब अच्छे से आप बना सकते हो, उसके लिए आपको कंफर्म होना पड़ेगा। लाइक जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये किसके अंदर आता है, शेड्यूल एम के अंदर आता है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। इसके बारे में शेड्यूल एम में डिटेल में बता रखा है। फिर है द लाइसेंस मस्ट प्रोवाइड एडुकेट अरेंजमेंट ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी टेस्ट वगैरह के लिए, मतलब ड्रग के ऊपर जितने भी जो भी टेस्ट होते हैं ना उसके लिए अच्छे से आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए। अब रिक्वायर्ड स्टाफ आपकी होगी वो कैसी होगी, ग्रेजुएटेड इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 18 मंथ की एक्सपीरियंस होनी चाहिए उनके पास, और मेडिसिन में ग्रेजुएट भी हो सकते हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया स्टाफ के बारे में। अगला क्या है, मस्ट हैव एडुकेट फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज। अब बन गया, तैयार तो हो गया, आपके स्टाफ ने तैयार तो कर दिया, पर स्टोरेज करने के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। फिर मस्ट मेंटेन एंड मैन्युफैक्चरिंग द एनालिटिकल रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास 5 साल तक का, डेट ऑफ इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। मस्ट अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसिस, मतलब जो आपने चीज़ करा है उसको अलाउ करो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट कर सके, मतलब चेक कर सके, ठीक है ना। उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सके। सम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसे कि सी शेड्यूल सी वाले ड्रग मतलब कि पेरेंटल वाले ड्रग मस्ट बी इशूड इन स्टेलाइज्ड ग्लास कंटेनर, मतलब जिसमें तैयार कर रहे हो वो स्टेलाइज्ड ग्लास कंटेनर हो, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ हो वो। दूसरा ड्रग मस्ट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड, स्ट्रेंथ अच्छा हो उनका, क्वालिटी अच्छा हो, प्योरिटी अच्छा हो, जो किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल एफ मतलब फिश मतलब ब्लड बैंक था ना, ब्लड बैंक के चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ना, ये था। फिर है आपका स्टेरिलिटी टेस्ट शुड बी डन फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज सीरा मतलब होता है सीरम, मतलब कि ब्लड के अंदर जो होता है ना एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड सीरम, ठीक है ना। वैक्सीन्स एंड SERR होगा, ठीक है ना, सीरा, वैक्सीन्स, एंटीजन, इंसुलिन एक्सेट्रा। स्टेरिलिटी इनकी होनी चाहिए। ये किन के अंदर आते हैं वैक्सीन, शेड्यूल F1 है ना, F1 F2 F3 FF ये था। फिर शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल एक्स वाले ड्रग कौन से थे, आपके नार्कोटिक वाले ड्रग थे, शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स थे। तो इनके लिए जनरल कंडीशन तो सेम होगी जैसे कि यहाँ दे रखा है, पर प्लस कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजिशन, मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है, कितनों ने खरीदा, किसके पास गया, सब कुछ का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, मैन्युफैक्चर जहाँ पे हुआ। और मेंटेन सीरियली बाउंड एंड पेज रजिस्टर्ड, मतलब एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना, रजिस्टर होनी चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखना होना चाहिए कि किसने किसने मैन्युफैक्चर करा, किसने किसने उसको टच करा, लाइक एक्सेट्रा, कितने अमाउंट यूज़ करा बनाने में आपने, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ कॉपी टू इनवॉइस एक तैयार होता है, इनवॉइस एक बिल जैसा होता है, इनवॉइस ऑफ सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन एवरी हर 3 मंथ में कॉपीज़ भेजनी होती है। किसको भेजनी होती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेजनी पड़ती है। आपके पास जितने भी डेटा है ना इनवॉइस बना के उसको भेजनी पड़ती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। फिर प्रिपरेशन शुड बी लेबल्ड एज, अब जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ना एक्स वाले ड्रग्स को, तो लेबल में हमेशा XRX लिखना बहुत जरूरी होता है। RX मतलब होता है वो भी रेड इंक के साथ लिखना होता है, ठीक है ना, XRS। फिर आता है नो शेड्यूल एक्स शुड बी सप्लाइड बाय द वे ऑफ फिजिशियन सैंपल, ठीक है ना। शेड्यूल एक्स को डायरेक्ट फिजिशियन नहीं सप्लाई कर सकते। कौन सप्लाई करेगा, अंडर RMP, मतलब कि एक प्रैक्टिशनर जब लिख के जब तक ना दे, एक डॉक्टर जैसा बंदा लिख के ना दे तो आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते हो।
ड्रग और अगर किसी ने खरीदा है तो जीएसटी के साथ खरीदेगा, और जब भी उनके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा किसी फिजिशियन के पास तभी वो दे सकते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन का फोटो लेके लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेजना ही पड़ता है कि मैंने इस बंदे को दिया है, इस डॉक्टर ने इसको लिखा था, एंड एक्सेट्रा। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स ड्रग शैल बी मार्केट इन पैकिंग नॉट मोर देन 100 यूनिट डोज। पहले भी बताया था मैंने, 100 यूनिट डोज के से ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करवा सकते हम। तो सपोज़ करो ये 100 यूनिट डोज कैसे अब बता सकते हो कि 100 यूनिट का मतलब क्या होगा। सपोज़ करो ये टैबलेट या कैप्सूल है तो ये 100 यूनिट डोज में होंगे। अगर मान लो कोई लिक्विड है तो 300 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते हो आप, मतलब सप्लाई नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो एक बारी में। और इंजेक्शन है तो 5 ml एक लिमिट होती है, ठीक है ना, यूनिट डोज की। फिर आता है आपका लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन, जिसकी मान लो पेरेंटल, नॉन पेरेंटल या नारकोटिक के अलावा जो ड्रग होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी लाइसेंस चाहिए होती है हमें। तो लाइसेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लाइसेंस अथॉरिटी ऑन द एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड नंबर 24 पे विथ फीस के साथ आपको 24 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन क्या होगी लेने के लिए, इसमें कंडीशन होती है, जनरल कंडीशन आर सेम कंडीशन है, पर एडिशनल में क्या है, मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इन विच इंस्पेक्टर में रिकॉर्ड देयर इंटरफेरेंस। लाइसेंसी मतलब जिसके पास लाइसेंस है, टू मस्ट प्रोवाइड एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट एज डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी। एडिशनल रिक्वायरमेंट को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, अथॉरिटी को डायरेक्ट करना पड़ेगा। लाइसेंसी मस्ट फर्निश द डाटा ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इफ डिमांडेड, मतलब कि अगर डिमांड करा गया तो लाइसेंसी को पूरा डाटा लिखना पड़ेगा कि ड्रग को स्टेबल कैसे करा आपने, स्टेबिलिटी पूरा डेटा उसको देना पड़ेगा अथॉरिटी को, ठीक है ना। फोर्थ है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट के लिए, अगर सपोज करो आप कोई ड्रग मंगा रहे हो तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइसेंसिंग नंबर 29 से ये मिलेगा आपको, फॉर्म नंबर 29 लिखना भरना पड़ेगा। वो मतलब क्या है कि आप टेस्ट करने के लिए कोई ड्रग मंगा रहे हो। लाइसेंसी मस्ट यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज विच आर मैन्युफैक्चर, मतलब कि उसको संभाल के यूज़ करना पड़ेगा और उतने ही अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि आप उस ड्रग को क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, किस पर्पज़ के लिए, और जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो सिर्फ उसी के लिए यूज़ करना पड़ेगा। मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर ड्रग शोइंग देयर क्वांटिटी एंड द नेम ऑफ द पर्सन, मतलब किस बंदे ने लिया है, कितने अमाउंट में लिया है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और कितने टाइम में, वगैरह वगैरह, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में हमेशा लिखना पड़ेगा, कभी भी इन्विजिलेटर आके चेक कर सकता है। और इंस्पेक्शन बुक जो है ना उसको भी मेंटेन करके लिखना है। इंस्पेक्शन क्या होता है, कौन चेकिंग में आया, कौन गया, कितने कब गया, उनका नाम क्या था, एंड वो कहाँ के इंस्पेक्टर थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विथ सच एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ विच ही हैज़ बीन गिवन एट लीस्ट 11 मंथ नोटिस बाय द लाइसेंस अथॉरिटी, और कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होंगे तो उनको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा। फिर अदर सम जनरल कंडीशन भी है तो आप खुद भी ऐड कर सकते हो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। फिफ्थ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, कोई न्यू ड्रग बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए कैसे लाइसेंस मिलेगा। इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग देयर शुड बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर क्वालिटी, ठीक है ना, एविडेंस होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री में उसकी क्वालिटी की, जो उसको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ उसके बारे में, क्वालिटी उसका कैसा है, प्योरिटी क्या है, थेरेपेटिक ट्रायल्स में जो ट्रायल्स होते हैं उनमें कैसा रिजल्ट शो हुआ है, और शेड्यूल वाई मतलब क्या था, क्लिनिकल ट्रायल्स था ना, कि क्लिनिकल ट्रायल प्रोप्राइटरी और पेटेंट ड्रग में, तो क्लिनिकल ट्रायल्स का कैसा रहा था, कितने बंदों को ठीक करा था, टॉक्सिसिटी लेवल क्या थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्स था लोन लाइसेंस, ये समझना लोन लाइसेंस क्या है। सपोज करो लाइसेंस शुड बी लाइसेंस अथॉरिटी इन द एप्लीकेशन हु डज नॉट हैव इट ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट इंटेंड्स टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी ओन बाय अनदर लाइसेंस। अब ये समझो क्या, सपोज करो आपके पास कोई फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, पर आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर या फिर फर्म को रेंट पे ले सकते हो, ठीक है ना, दोस्त से ले लो आप अपने, या फिर किसी पर्सन से ले लो, आप उसको महीने महीने पे करो, पर आप उसके एरिया पे काम कर सकते हो, इसको कहते हैं लोन लाइसेंस, ठीक है। उसके लाइसेंस को आपने लोन में ले लिया। इसका क्या होता है, द जनरल कंडीशन क्या होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर प्रीमाइसेस टू प्रेजेंट फर्म, ठीक है ना, तो खरा उतरना चाहिए जो भी एक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी आके चेकिंग कर सकता है, ठीक है ना। द लाइसेंसी मस्ट टेस्ट ईच बैच ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, जब भी आप हर दिन, मतलब बैच मतलब क्या होता है, इस बैच में ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है, मतलब कि हर दिन जब ड्रग बनता है ना तो अलग अलग बैच नंबर उसमें डाले जाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि ये ड्रग कब बना था, किस टाइम बना था, किस डिपार्टमेंट में बना था, किस एरिया में बना था, उसको कहते हैं बैच नंबर, ठीक है ना। तो हर कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि बैच नंबर, रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ और फिनिश प्रोडक्ट क्या हुआ, इन सब का क्या बनाना होता है, टेस्ट करना होता है हर एक बैच का। फिर मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। द प्रोडक्शन मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ लोन लाइसेंसी, ठीक है ना, सुपरवाइज्ड करा जाएगा उसको, मतलब निगरानी में रखा जाएगा प्रोडक्शन को। फिर आता है लास्ट आपका रीपैकिंग लाइसेंस, बहुत ही ईजी है ये, मतलब कि कोई भी चीज़ बल्क है ना उसको लेके फिर उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में ब्रेक करके और उसी को दोबारा से पैक करके बेचना, इसको रीपैकिंग लाइसेंस। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग विच फ्रॉम इट्स बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकिंग एंड लेबलिंग, अब उसको वापस से पैक करके सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, इसको रीपैकिंग लाइसेंस। इसको करने के लिए आपको
लाइसेंस मतलब कि फॉर्म नंबर 24B भरना पड़ेगा, और द लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर इंस्पेक्शन इन फॉर्म नंबर 25B पे, मतलब कि फिर 24B को भर के आपने दे दिया, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर फॉर्म नंबर 25B भरवाया जाएगा आपसे, उसके बाद आप रीपैकिंग लाइसेंस ग्रांट कर लोगे। कंडीशन क्या होती है, GMP GM ठीक है ना, शेड्यूल M मतलब मैन GMP मतलब बनाना, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ GMP फॉर रीपैकिंग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M पे, तो वो प्रेमाइसिस पूरी होनी चाहिए जो शेड्यूल M की है, ठीक है। जनरल कंडीशन क्या है, सब कुछ सेम है, पर एक सुपरवाइज्ड करा जाएगा, मतलब कि किसी के निगरानी में रखा जाएगा, एक पर्सन होना चाहिए जो कि हेड हो, एक्सपीरियंस हो और उनके अंडर काम हो रहा हो, अंडर ठीक है, उसके अंडर काम हो रहा हो। दे शुड बी एडुकेट अरेंजमेंट फॉर टेस्ट एंड सैंपल्स के लिए अलग से अरेंजमेंट होना चाहिए। रीपैकिंग ड्रग शुड बियर नंबर लाइसेंस। अब जब भी कोई भी चीज़ को रीपैकिंग करा जाता है ना, रीपैकिंग मतलब दोबारा से पैक करा जा रहा है, तो उसको पलट के देखना, किसी भी अगर ड्रग के पीछे RPG.LIC और उसके साथ उसका नंबर होगा लाइक 001, ठीक है। RPG मतलब होता है रीपैकिंग लाइसेंस नंबर, उनमें लिखा होगा तो मतलब वो ड्रग रीपैक होके आया है, ठीक है ना, ऑन इट्स लेबल, और ये ज़रूरी है ये डालना, ठीक है ना। द लाइसेंस शुड बी कीप्ड ऑन लाइसेंस प्रीमाइसेस एंड शुड प्रोड्यूस बिफोर एन इंस्पेक्टर ऑन डिमांड। लाइसेंसी शुड कंप्लाई विद द प्रोविजन टू द एक्ट, ठीक है ना, मतलब कि जो वायदा के साथ ही, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसके साथ रिपैक करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर, खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट टॉपिक बच गया है। अब मान लो सपोज करो कि आपने इतना कुछ कर लिया पर आपने लाइसेंस नहीं लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया बिना लाइसेंस के, तो आपको सज़ा क्या होगी। तो ऑफेंस मतलब आपने क्राइम क्या करा है, फर्स्ट सपोज करो कि आपने करा है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ऐसा ड्रग बनाया है मतलब लाइसेंस ही नहीं है आपके पास और आपने ड्रग बना लिया है, या फिर एडल्ट्रेटेड ड्रग बना लिया है, स्पूरियस ड्रग बना लिया है जो कि कॉज मतलब मार सकता है किसी बंदे को, तो क्या होगा, 5 साल तक की जेल हो सकती है आपको, ओके, 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, सपोज करो कि मैन्युफैक्चरर ने ड्रग बनाया विदाउट लाइसेंस, एडल्ट्रेट ड्रग नॉट लाइकली टू कॉज दैट, मतलब ऐसे ड्रग या तो बिना लाइसेंस के बनाया या फिर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 जुर्माना हो सकता है। हाफ हो गया इसका, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ कौन सा ड्रग, ड्रग इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन, उल्लंघन करना, ठीक है, मतलब ऐसे ड्रग आपने तैयार करा है जो कि उल्लंघन कर रही है प्रोविजन का, तो उसके लिए 2 साल तक की जेल और फाइन देना पड़ेगा आपको। फाइन मतलब कि नॉर्मल रेंज तक का फाइन भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर है मान लो फोर्थ, फेलियर टू कीप, मतलब मान लो सपोज आपने रिकॉर्ड ही नहीं तैयार कर पाया या फिर खो गया, तो उसके लिए क्या होगा, 1 साल तक की जेल होगी और 1,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। मान लो कोई वारंटी बाय फॉल्स वारंटी बाय मैन्युफैक्चर टू द परचेज, मतलब कोई बंदा खरीद रहा है और वो मैन्युफैक्चरर से ले रहा है और उस पर जो वारंटी थी वो फॉल्स थी, तो क्या होगा, सजा हो सकती है और 500 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है आपको। यूज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिसिस रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए, सपोज करो कि गवर्नमेंट ने पास कर दिया आपको और काफ़ी अच्छा सैंपल बताया आपका, तो उसको आप एज अ सेल के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है और 500 तक का जुर्माना भी, तो यहाँ पर भी इम्प्रीजमेंट लिख लेना तो सही होगा, और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो ये लास्ट लेक्चर था यूनिट फर्स्ट का, अगली बार से हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, और कोई भी चीज़ सही नहीं लगी हो या फिर फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।